और 1 मिनट देंगे आप? बोलिए। आपका शुभ नाम सर? शिवदत्त जोशी। जोशी साहब, मेरा सवाल है बांग्लादेश के ऊपर। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से सोशल मीडिया, टीवी वगैरह पे वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर मेरा है कि हमारे देश में देख रहे होंगे कि विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं इसमें बाहर नहीं निकल रहा है, न कुछ बोलने को लिए तैयार है। आपका क्या कहना है कि हमारे देश के पक्ष और विपक्ष को किस तरह से आगे आना चाहिए? जो आ सकता है आगे आना चाहिए भाई, उनकी जो मदद कर सकते हो करो। हाँ बस, और पब्लिक क्या कह सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों को एक साथ मिलकर उसका समाधान होना चाहिए। वो होना चाहिए हाँ कि आपको भी ये होना चाहिए चाचा कि हमारे देश के जो पक्ष हो विपक्ष एक साथ आगे आके किस तरह क्या हाँ, बाहर के लिए एक साथ आकर आना चाहिए, बाहर के लिए एक साथ आना चाहिए। जो भी मदद उनको मिल सकती है वो करनी चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि वो तो हमारे देश के निवासी हैं ना, वैसे तो करना चाहिए जितना उनके लिए हो सकता है। धन्यवाद। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप देख रहे होंगे, आप थोड़ा सी मोबाइल टीवी भी देख रहे हैं आजकल? सब कुछ अपडेट। ये बहुत बढ़िया। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है सर बांग्लादेश के ऊपर जी। कि पिछले जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गई, तब से वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है जी। और पिछले कुछ दिनों से तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? देखो, यूएस से लेकर और ब्रिटेन तक के संसद में इसके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है, लेकिन हमारे देश में कहीं भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही। ऐसा क्यों? इसके लिए मेन जिम्मेवार तो केंद्रीय सरकार है, क्योंकि सरकार मुंह से तो बोलती है हिंदुइज़्म या और उसके मैंने अच्छी तरह से समझा नहीं सकती। उन्होंने हिंदुइज़्म पर किया क्या है? हिंदुइज़्म पर कुछ नहीं किया। और मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी बहुत इनको समझाया है। उसके बावजूद भी ये जो, तो उधर महंगाई देख लीजिए, महंगाई इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और केंद्रीय सरकार का किसी आदमी को पता है कि आम आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, उसको कमाई नहीं है, बेरोज़गारी है। और यहाँ आप बाज़ार में देख लो, हमारे दुकानों पर ये हालत है कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन पिसता है आम आदमी जो मार्केट में रोज काम करने वाला। आपने जो कहा, मैं तो पहले आपके चैनल का धन्यवाद नहीं कहा, बहुत बहुत आपका स्वागत है और धन्यवाद है। लेकिन सवाल ये है कि यही तो बात शुरू से चली आ रही है। अब देखो, इनके 10 साल के शासन में कितनी महंगाई बढ़ी है, उसके आंकड़े। वैसे हम बताते हैं कि हम दुनिया में पता नहीं क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में हम महापुरुष बन गए हैं। और वर्ल्ड में महापुरुष बन गए तो वहाँ तो हमारा कहने का मतलब है कि अपोजिशन जो है उस समय उसको भी खुल के सड़कों पे आना चाहिए, बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, बिल्कुल क्यों नहीं उठा रहे हो? आप हिंदू 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 करते हो, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं, इस समय आप मौन क्यों बैठे? इस समय विपक्ष को रोड पे उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए? बिल्कुल उतरना चाहिए जी। और सरकार क्या रही? कर क्या रहे हो जी? ये तो पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे हैं। हाँ। आप देखो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सेशन शोर शराबे में ख़त्म हो गया है, ठीक है? तो उसमें ये एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। तो उसमें पार्लियामेंट जब पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं जी? ये जो तनख्वाह भी ले रहे हैं, पब्लिक के लिए ले रहे हैं ना। इनको सब भत्ते मिलते हैं, कितनी फैसिलिटी है, कितने करोड़ एक एक एमपी को मिला हुआ कि आप लोगों की सेवा करो। आप जिस क्षेत्र में खड़े हो, इसका नाम न्यू अशोक नगर है। इसमें जहाँ पिछले 10 दिनों से बाज़ार में कीचड़ भरा था, कीचड़ से जो नोएडा से यहाँ आने वाले कम से कम 5 लाख कर्मचारी हैं, लेडीज़ और जेंट्स, उनके जूते, उनकी पैंटें, उनकी लेडीज़ के नीचे स्लैक्स सारी बुरी तरह ख़राब होगी। और किसी यहाँ के अपने काउंसलर ने या यहाँ के विधायक ने, ठीक है, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर पिछले 15 साल से आपको बता सकता हूँ, ये नाला जो बना हुआ है आज तक इसकी सफाई नहीं हुई है। 15 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। और फिर किसी यहाँ ईस्ट एंड पार्ट में कोई, आई थिंक जज साहब रहते हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है भी वहाँ पर पटरी रेडी लग रही है, तब जाके थोड़ी सी कार्रवाई हुई है। पर उल्टे वो जितना कूड़ा निकाला वहाँ पर ढेर देख लीजिए, वो जो रोड नाली से कूड़ा निकाला वहाँ का वहीं पड़ा है।
फूल के तो सर अब मेरा सवाल ये है कि जैसे दिल्ली में पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जो है कट्टर ईमानदार, जी जो अपने आप को बिल्कुल कट्टर ईमानदार बताते हैं, उन्होंने आप दिल्ली वालों से एक वादा किया था कि भाई एक बार आपने सरकार तो मेरे को दे दिया, जब तुमने पाँव दे दिया हाथ तो मुझे दिया नहीं, यानी आपने एमसीडी दो तो तब जाके दिल्ली में मैं कुछ काम कर पाऊंगा। तो एमसीडी भी आप लोगों ने उनको दे दिया, तो क्या दिल्ली में साफ सफाई का कुछ काम हुआ गंदा मुक्त? बिल्कुल नहीं जी, 0%। सब सिर्फ दफलेबाजी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसका मुझे कोई संबंध नहीं है। लेकिन पब्लिक को उसमें कोई सुकून नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला है। तो ये तो बिल्कुल बहुत बुरी बात है। मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 स्टेटों का, पंजाब से बिलोंग भी करता हूँ बेसिकली मैं। उसके बाद मैं देहरादून भी बैठ रहा हूँ 10-12 साल। उसके बाद अब दिल्ली में 15 से ज़्यादा साल हो गए हैं। तो कहने का मतलब है अभी ये जिसे दिल्ली देश की राजधानी कहा जाता है, उस राजधानी की सड़कें और व्यवस्था, सफाई तो मैंने शायद किसी भी जगह नहीं देखी। मैं पूरा पंजाब घूमा हूँ, देहरादून का देहरादून छोड़िए, मसूरी तक आसपास जितने हैं उत्तराखंड के, सब जगह देखा हूँ। इतना तो कहाँ गंद है ही नहीं है जी। और पानी बरसात में हो जाए तब भी नीचे खड़ा है बेसमेंट में। तो बरसात अगर होती, बरसात तो नेचुरल है, होनी है, हम तो चाहते बरसात हो, लेकिन लोग यहाँ से गुजरना बंद करते जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि उनके जूते और उनके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। तो किस चीज़ की ये, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्रीय है या लोग, केंद्र सरकार भी तो दिल्ली में बैठी है ना जी, कोई दिल्ली सरकार थोड़ी है। और उसके साथ लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, पिछले 10 साल से तो लड़ाई लड़ रही ना, होकर राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार कह रहा है केंद्र सरकार का काम है बीच में। साहब जी आप भी जानते हो कि उप राज्यपाल के पास भी पावर है। उप राज्यपाल जी केंद्र की ओर से अलग बयानबाजी कर रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है, अब तो केजरीवाल जी की जगह आतिशी जी आ गए हैं। पर सवाल तो उन दोनों की आपस में बनती नहीं, सुनवाई किसकी हो रही है? काम तो कोई नहीं कर रहा है। और यहाँ की जो पुलिस है वो अमित शाह जी के पास है, मतलब केंद्रीय सरकार के पास है। जब कोई पुलिस का मसला आता है तो वो उल्टा लीडरों को जब मर्जी उसमें ईडी चला दो, सीबीआई चला दो। और बाकी वह ईवीएम बारे में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि ईवीएम का हमें तो मत देने का अधिकार है। ईवीएम पे तो राजनेता ही बोल सकते हैं, और जो है सारी दुनिया को पता उसकी सच्चाई। वो समय चला गया जब TN शेषन जी इलेक्शन कमिश्नर थे, वो समय याद कर लीजिए, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था। अब लोग कहते हैं जी वोटिंग बदल दो, ईवीएम बदल दो, तो उसका तो कोई रीज़न तो है ही है ना जी। तो इसमें हम डेमोक्रेसी में क्या चाहते क्या हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सब चीज़ न्यायपूर्वक हो, और कोई संविधान को उठा के फिर रहा है, कोई संविधान के ऊपर उसकी संविधान की जो उन्होंने लिखने वालों की मर्यादा का पालन ही नहीं कर रहे हैं। कोई मूर्तियाँ लेके संसद भवन में पहुँच रहे हैं, वो क्या रहा है? ये बस आपस में सिर्फ सत्ता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, विपक्षी और सत्ता दल की तरफ से, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के साधन है और कुछ नहीं। पब्लिक, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करी है कि गरीब आदमी और मध्यम वर्ग बहुत बुरी तरह पिस रहा है, और ये न्यूज़पेपरों में और चैनलों में वादे कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर इतने करोड़पति बढ़ गए, इतने अरबपति बढ़ गए। तो ये तो बताओ कि इंदर गरीब महंगाई कितनी बढ़ी है और गरीब आदमी कहाँ चला गया, मध्यम वर्ग कहाँ चला गया? क्योंकि सावन भादों यानी सितंबर अक्टूबर तक, जुलाई अगस्त में तो हम सकते थे कि टमाटर, आलू, प्याज, सब्जी महंगी होती है कि बरसात होता था। लेकिन यहाँ तो नवंबर दिसंबर में भी सब्जियाँ इतने आसमान छू रहे, टमाटर 60-60 रुपए किलो है। तो 60 नहीं साहब जी, यहाँ 80 रुपये बिक रहा है। 80 रुपये टमाटर है, 60 रुपये प्याज है, कभी देखा ही नहीं। इस वक्त 20 रुपये तो गोभी होती है, 80 रुपये गोभी चल रही है। मटर का तो पूछो ही ना, मटर इस समय 20 रुपये, 25-30 रुपये किलो हो सकता है, 100 रुपये किलो मटर चल रहा है जी। किसी भी आप सब्जी को देखो। ये तो नहीं है कि जो दुनिया में लड़ाई चल रही है इसका असर कहीं ना कहीं इसका महंगाई पे पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है, हमारे पास कौन सा तेल कम होना हो गया, कम आना हो गया, गैस कम होने की, वो तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर वहाँ से हमें तेल की सप्लाई चेंज हो जाए, फिर दैट इज़ दी रीज़न। बट वो जो अभी वैसे की तैसे ही है। बल्कि उन्होंने अगर इलेक्शन ये सब स्टेटों में हो जाए तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सिलेंडर के रेट भी बढ़ा लेने, उन्होंने सिलेंडर के चुनावों की वजह से रेट कम किए है ना। तो 800 कुछ रुपए अभी तो 803 रुपये रेट है उसका। तो जब ये बढ़ेगी, अपनी उनको सत्ता मिल जाएगी 2-4 स्टेटों में, तो ये तो 1100 से ऊपर जाना ही जाना है जी, कौन रोक सकता है इसको। तो इसलिए वो बात इसमें ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड की जो अपनी जगह चल रही है, हमारे अपने अंदर बिजनेस में या हमारे सत्ता के हिसाब से जो बड़े बिजनेसमैन वो तो वहाँ से निकल रहे हैं। आई थिंक वो शायद विदेश में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बड़े हैं, तो वो तो। और दूसरे अडानी जी देख लीजिए आपने। और हम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, 2000 करोड़ का उन पर अमेरिका में वो एलिगेशन लगा है, और यहाँ तक कि कोर्ट के सम्मन आ गए हैं, तो हम लोग चुप बैठे हैं। वो ये अडानी जी जिसको अंबानी जी अपना राइट हैंड मानते हैं, तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। मोदी जी जिसको राइट हैंड मानते हैं, तो ये समझ ही नहीं आ रहा है तो सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है। और मैं तो बल्कि आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब इनको सत्ता में ले आए, तो आपका इन पर कंट्रोल क्यों नहीं है। लाने वाले तो वही है। तो आप जब लाए हो, आपके वर्कर या जो भी है, बीजेपी अच्छी संस्था है, सब कुछ सिखाती, देशभक्ति सिखाते हैं, बट उनके सुनता कौन है। मोदी जी ने किसकी सुनी है। अडवाणी जी को शायद आयु में रिटायर कर दिया, तो नियम बनाया है 75 में रिटायर हो जाए, तो मोदी जी रिटायर होने का नाम लेंगे 75 में। अभी रुक जाओ 6 महीने, मोदी जी की आयु जो है 75 हो जाएगी, उस वक्त पता चलेगा कि आप नियम तोड़ते हैं कि अपनी कुर्सी को बैठे हुए हैं डट के। 2 लोगों को ही सारी दुनिया जानती है, इंडिया में 2 लोग सत्ता निभा रहे हैं। किसकी सत्ता चल रही है आप बताइए। बीजेपी का तो नाम चल रहा है ना जी, तो 2 लोगों के हाथ में पूरी सत्ता है। पूरी सत्ता। तो आप इससे आपके चैनल में या पूरे वर्ल्ड में देख लो, पूरा जो हमारी बेइज्जती हो रही है, उसके लिए तो चाइना देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मालूम है। बॉर्डर से आप समझौता किया उन्होंने जाके, वो भी जैली समझौता है। तो कब आप उसका भी कोई ज़मीनी हकीकत को कोई पता नहीं सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो सिर्फ एक तरफ है जो इनकी अपोजिशन आमने सामने वार हो रही थी ना जी, तो आपने बॉर्डर पे वो बंद हुई है। अदरवाइज जो ज़मीन उनके कब्जे में है, वो उनके कब्जे में ही है जी। सिर्फ वार जो हो रही थी वो बंद हुई है। हाँ उसमें जी, वो सिर्फ ऊपर का दिखावा है मुझे लगता है, क्योंकि चाइना कभी हमारे प्रति वफादार रहा ही नहीं है जी। तो इसलिए अब भी हम चाइना पे, पहले उन्होंने हमारे को इतनी बुरी तरह युद्ध करा जब ज़मीन हमारी हड़पी है, तो मैं तो सारे देखता हूँ 1972 से लेकर उनके कब्जे में तो ज़मीन है ना जी। उनके कब्जे में कौन सी बताइए, हमारे कब्जे में है। उनके कब्जे में तो ज़मीन है, उनके ऐसी क्या बात है जो उनके कब्जे में नहीं है। सही बात। तो आपको लगभग ये लग रहा है कि जो देश में जो महंगाई चरम सीमा पे चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेलियर है, और कहीं ना कहीं सरकार तो इसमें कंट्रोल नहीं कर पाई है, जिससे आम नागरिक को परेशानी हो रही है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, सुबह नौकरी करते हैं और शाम को खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस महंगाई से काफ़ी परेशानी हो रही है। ये आपका मानना है? देखिए, जिस क्षेत्र में बैठा हूँ वहाँ या तो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के। जब गरीब और मध्यम ही नहीं सुखी हैं, तो मेरा को तो व्यक्तिगत मतलब मुझे नॉलेज है कि उनका क्या हो रहा है। बेचारे रो रहे हैं, बेचारे पीस रहे हैं, और ऊपर से देखो दिल्ली में कत्ल कितने बढ़ गए हैं। अभी कल ही 3 कत्ल हुए, कल परसों को मतलब उधर नारायणा में लेकर 3 कत्ल हुए हैं, तो त्रिलोकपुरी में भी हो गया कल। तो मतलब ये सारे हमारे मतलब बगल की बातें ही है ना। तो हमारे अशोकनगर में जो हुए हैं उनको छुपा भी रहे हैं। यहाँ इतने कांड होते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, और है ये जो जेब कतरे जन दूसरे फोन चुराने वाले हैं, ये बढ़ गए हैं जी। तो आपको इस समय क्या लग रहा है कि दिल्ली में सरकार की भी बदलनी चाहिए इस समय? देखिए, सरकार तो अब पब्लिक निर्णय लेगी, लेकिन प्रेजेंटली वर्तमान में तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी इसमें फेलियर नज़र आते हैं आपको? नहीं, केजरीवाल फेलियर तो मुझे पूरी तरह नज़र नहीं आते, परंतु मतलब उनकी कोई चलती नहीं, कोई सुनता नहीं। उन पे खुद अभी तक केस डाला है, जबकि सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब जिस सरकार की चलनी नहीं है,
फिर आदमी बार बार उसी सरकार लाओगे, फिर वो बोलेगे चलनी नहीं है, तो ये कब तक ये दिल्ली पिसती रहेगी? मुझे लगता है इस बार शायद केजरीवाल जी को वो ईएम की वजह से हराने में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि ईएम को तो जो अब दिल्ली के चुनाव अधिकारी लेडीज़ बने हैं वो तो पहले ही केजरीवाल जी के विरुद्ध हैं। सारा चुनाव मुख्य अधिकारी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो पहले, महाराष्ट्र देख लो, हाँ तो हरियाणा में कैसे पलटी हो गई है, ये कोई मजाक थोड़ी है। हाँ जी, लास्ट मोमेंट में पलटी हो रही है। तो इसका तो ठीक है, विपक्षी नेता के मैं उनके हक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एज ए नागरिक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो आंकड़े नज़र आ रहे हैं जी, इसमें क्या बड़ी बात है। कि आपको भी इनको लग रहा है रोकना कहीं होता ना तो कहीं वायनाड से प्रियंका जी जीती हैं 2.5 लाख वोटों के करीब से, तो आप प्रियंका जी को क्यों नहीं हरा सके? अगर आपके पास इतनी सत्ता है, इतनी पावर है, तो उनको आप एक सारी बीजेपी वहाँ लग जाती, उनको हरा देते। तो आपको लग रहा है इस बार दिल्ली में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के सत्ता परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल जी, जैसे हमारे डेमोक्रेसी को तोड़ा जा रहा है उस हिसाब से अगर तो प्योर डेमोक्रेसी के हिसाब से चला जाएगा, यानी कि पूरा चुनाव अधिकारी संयम से काम लेंगे और ईमानदारी से काम लेंगे, तब तो मुझे लगता है आम आदमी की सरकार आएगी। अगर मतलब कुछ हेरा फेरी, फिर तो आपको पता है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो चुटकुला बनाया बुजुर्गों ने गलत नहीं बनाया? गलत नहीं बनाया जी, हमारे जितने भी बुजुर्ग हुए हैं या जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी बने हैं, तो आपको पता होगा तो कैसे उन्होंने काम किया है। लेकिन अब तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, वही जो कल कह रहे थे कि हम चाय बेचते हैं, अभी उन पर डेली करोड़ों अरबों रुपए का मतलब अभी उनका खर्चा हो रहा है। कब उन्होंने चाय बेची? मैंने तो, मेरे हिसाब से तो उनके फादर साहब ने चाय बेची है। अब ये सारे, क्योंकि सत्ता में है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कहते मैंने चाय बनाई, कहाँ बेची, किस आयु में बेची है? 9 साल में, 10 साल में तो आप घर से चले गए थे, तो कब चाय बेचते रहे? मुझे तो समझा दीजिए ना। सिर्फ हम जुमलेबाजी करते रहे, अलग बात है। वो तो आप घर से निकल गए थे, फिर आपने शादी भी करी है। शादी के बाद देखिए ये व्यक्तिगत बातें हैं, अगर मैं करने लगूंगा ये तो छोड़ो, ये तो खैर तो फिर मैं कह सकता हूं। सही बात है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, पर मतलब पता सारी पब्लिक को है, जी जी। जो जानते। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र रामपाल है जी। तो आपने देखा होगा इस समय अशोक नगर में हो, और जितेंद्र रामपाल जी से अभी हमारी बात हुई बांग्लादेश पे, उसके बाद चर्चा आ गई दिल्ली पे भी, केंद्र पे भी। तो उन्होंने कहा, उनके जो विचार, अपने व्यक्तिगत विचार है, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, सबसे पहले तो जो सत्ताधारी पार्टी हमारे देश की केंद्र सरकार है, उनको आगे आना चाहिए और उनको एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और सारे विपक्ष को एक साथ लाना चाहिए। ये इनके विचार हैं कि विपक्ष को इकट्ठा करना सत्ताधारी पार्टी का काम है कि भाई अब बताओ हमें बांग्लादेश के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, या सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, या हमें समझौता करना चाहिए, या हमें सरकार से मिलके बात करना चाहिए, किस तरह से वहाँ पे दंगे रोके जाएं, हिंदू की सुरक्षा करी जाए। तो इन्होंने यहाँ पे साफ कहा कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले केंद्र सरकार की बनती है और उनका काम है कि पूरे विपक्ष को एक साथ लाकर, इकट्ठा कर और बांग्लादेश के ऊपर विचार किया जाए। फिर इन्होंने अपना विचार ये भी रखा कि इस समय ये देश महंगाई से बहुत त्राहिमाम हो रहा है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, आज उनकी लाइफ काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार तो अपनी केंद्र सरकार जो महंगाई करते हैं तो अपने कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ाती है, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। और ये 72 साल के हो चुके हैं। इन्होंने कहा अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि नवंबर दिसंबर में भी सब्जियां इतने उछाल मारे, टमाटर जैसे 70 से 80 रुपए किलो इस मौसम। बरसात में सबको पता होगा कि बारिश होती है, कहीं ट्रक रुक जाते हैं, कहीं बाढ़ आती है, कहीं नाले टूट जाते हैं, कहीं सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन इस समय नवंबर दिसंबर में भी इतनी महंगी सब्जी है कि जो कहने का, आटा, चावल, दाल, राशन काफ़ी महंगाई हो गई।